नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्स्ट्रा फैक्ट सहित लगभग 300 जीके जीएस की बात करने वाले हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम जैसे एमटीएस, सीजीएल, स्टेनो, एनटीपीसी इत्यादि एग्जाम के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इससे पहले अगर आपको एसएससी का एग्ज़ाम देना है तो आपको टुडे एग्जाम का जो ई बुक है इनके बारे में पता चल ही गया होगा कि क्या है, नहीं है, क्या फ़ायदा करता है कि नहीं करता है। तो आप लोग ले सकते हैं ये मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज के ज़रिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके भी व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, बाय कर सकते हैं आप इस प्रोसेस से। साथ ही साथ बिहार एसएससी का भी कंटेंट अवेलेबल है, आरपीएफ का भी अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। निवेदन है, जिनके पास टाइम हो वही देखिएगा, और जो पढ़ने के पर्पज़ से आए हैं वही देखिएगा, ठीक है। चलिए, हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत 2013 में की जाती है। कब की जाती है? 2013 में की जाती है। अब इस प्रकार के हम कई कुछ आपको याद दिला सकते हैं, जैसे आईपीएल की शुरुआत हुआ था सर 2008 में। डब्ल्यूपीएल की शुरुआत हुआ था सर 2023 ईस्वी के अंदर। प्रो कबड्डी लीग का नाम आपने सुना होगा, 2014 में स्टार्ट हुआ था प्रो कबड्डी लीग। ओडीआई पुरुष वाला आपका जो वर्ल्ड कप है ये 1975 में शुरू हुआ था। ओडीआई फीमेल वर्जन महिला वाला जो वर्ल्ड कप है ये 1973 में शुरू हुआ था। T20 मेल वाला है ना वर्ल्ड कप, ये 2007 में शुरू हुआ था। T20 फीमेल वाला वर्ल्ड कप ये आपका 2009 में शुरू हुआ था। आईसीसी अंडर 19 है ना, T20 वुमेन वर्ल्ड कप ये आपका 2023 में पहली बार कराए गए। तो इतने कुछ चीज़ का याद रख लेंगे, है ना, रखिएगा याद तो आपको ही काम आएगा। हम चलते हैं आगे। इससे पहले प्रो कबड्डी लीग 2024 और आईपीएल 2024 के विजेता उपविजेता को समझा देते हैं, काम आएगा। ओडीआई वर्ल्ड कप भी हाल में हुआ है तो इनको भी समझा देते हैं। अंडर 90 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2023 भी हाल ही माना जाएगा तो इनको भी समझा देते हैं। तो अब हम करेंट सेक्शन में आते हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट की बात हो गई। अब हम आते हैं भैया कि जो प्रो कबड्डी लीग है ये आपका 2024 के लिए कौन जीता है? पुनेरी पल्टन, है ना, इनका नाम क्या है भाई? पुनेरी पल्टन ने जीता है। किसे हरा के? हरियाणा स्टीलर्स को हरा के। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा आईपीएल 2024 के विजेता कौन है? केकेआर, किसे हरा के? एसआरएच को हरा के, ठीक है। इनके अलावा डब्ल्यूपीएल 2024 के विजेता कौन है? आरसीबी, कौन है? रॉयल चैलेंज बेंगलुरु। तो इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। तो ये तीन आपको आएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के विजेता ऑस्ट्रेलिया है, उपविजेता इंडिया है। T20 फीमेल वर्जन 2023 वर्ल्ड कप के विजेता इंडिया है, उपविजेता इंग्लैंड है, ठीक है। ये सब ध्यान रख लेंगे। अभी टेस्ट चैंपियनशिप हुआ है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 21-23 वाला फाइनल मैच जीता है ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता रहा है इंडिया। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग निवास करते थे? तो गरीबी रेखा के नीचे 22% लोग निवास करते थे। गरीबी रेखा से संबंधित जो समिति सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उनका नाम क्या है भाई? तेंदुलकर समिति नाम है इनका, है ना, तेंदुलकर समिति नाम है इनका। तो ये ध्यान रखेंगे, ये गरीबी रेखा से संबंधित है। 2005-2009 आया था, 9 में रिपोर्ट सौंपा था। इनके अलावा जो जनगणना के में गरीबी रेखा के नीचे जो लोग निवास करते हैं ये 22% निवास करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार अगर अर्बन और आपका जो ग्रामीण होता है ना, जो आपका रूरल होता है, इनकी रेशियो अगर टोटल पॉपुलेशन का इंडिया स्तर पे निकालेंगे तो 32:68 के टर्म में होगा, है ना। यानी 32 आपका क्या है भाई? जो 32%, या ऐसे एसएससी ने इसे 3169 माना है, नहीं तो 32-68 तो फिर से अनुपातिक वैल्यू में कट जाएगा, 16 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और कटेगा 8 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा रखिए माइंड से हटा के, क्योंकि ये राउंड फिगर में करने के लिए मैंने ऐसा बताया है। एक्चुअल में 3169 है। 31% से कुछ ज़्यादा जो है शहरी जनसंख्या था 11 में, और 69% के करीब जो है आपका क्या था भैया? ग्रामीण जनसंख्या था इंडिया का। तो ये रेशियो एक याद कर लेंगे। ये गरीबी रेखा में कितने लोग निवास कर रहे थे ये याद कर लेंगे। इनके अलावा
अपनी जो टोटल लिटरेसी रेट है इनको याद करना है। फिर अपन लिटरेसी रेट को अलग अलग भी याद करते हैं। 82 और 65.46% है। कम वाला जो दिख रहे हैं ये महिलाओं का जो है लिटरेसी रेट है और अधिक वाला पुरुषों का है। ओवरऑल ये वाला है। राज्यों में सबसे ज़्यादा केरल का लिटरेसी रेट है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा और भी क्या कुछ आंकड़े वाला है जो आपके एग्जामिनर डिमांड करता है आपसे, तो कहता है भाई महिला श्रमिक की प्रतिशत कितना थी 2011 में। महिला श्रमिक कहने का मतलब कोई बच्चा ये ना समझे कि सिर्फ कृषि सेक्टर में है ना, ओवरऑल सेक्टर का पूछा जाता है वहाँ पे। और मैंने कल या परसों कृषि सेक्टर वाला भी बात कर लिया था। चीज़ों को घर पे समझ लेना ठीक रहता है। देखिए महिला कृषि की जो प्रतिशत थी 25.5 के करीब, और जो पुरुष वाला है वो 53.53 के करीब है। तो इन्हें ध्यान रखेंगे, महिला और पुरुष की जो आपका श्रमिक भागीदारी थी 2011 में, ये ध्यान रख लेंगे। 2011 में डेकेडिकल ग्रोथ साहब आपका 17.64% हुआ करता था। सबसे ज़्यादा डेकेडिकल ग्रोथ जो है ये मेघालय राज्य में हुआ था, और सबसे कम डेकेडिकल ग्रोथ क्या यहाँ निगेटिव जो है जनसंख्या दर्शाया गया था। हालांकि बहुत मैनर घटा था, 0.6% माइनस के घट गए थे, लेकिन घटना तो घटना होता है। तो ये नागालैंड में हुआ था, निगेटिव जनसंख्या वृद्धि दर्ज करी गई थी। तो ये जनगणना का कुछ डाटा। हम चलते हैं आगे। नंदी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? देखिए नंदी पहाड़ी से नदी निकलती है सर पेन्ना नदी। पेन्ना नदी निकलती है। इसे पेन्नार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेन्नार भी कहा जाता है, पेन्ना नदी भी कहा जाता है। दोनों नाम इन्हीं का है। नंदी पहाड़ी अपने आप में कहाँ पे स्थित रहेगा? तो ये कर्नाटक में स्थित रहेगा। कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। इसका मतलब ये पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है, लेकिन ये कर्नाटक के साथ साथ आंध्र प्रदेश को होते हुए बे ऑफ बंगाल की खाड़ी यानी बंगाल की खाड़ी में जो है ये आपका गिर जाती है। कौन सा? पेन्ना नदी। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी जो है मतलब पॉपुलर तो नहीं, जो चीज़ ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते ना ऐसे में यही चीज़ पूछा जाता है। वो जमाना गया कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर चीज़ पूछे जाते हैं। आजकल क्या है कि भाई कम आदमी सुना हो और चर्चा का विषय किसी न किसी वजह से रहा हो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। खास करके जो ज्योग्राफिकल कंडीशन होता है कि कहाँ पे है ये चीज़, ठीक है। तो इन्हें ध्यान रखेंगे। पेन्ना नदी के बारे में, कर्नाटक से निकलती है, आंध्र प्रदेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में समाती है। ये नंदी पहाड़ी से निकलती है। नंदी पहाड़ी आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। कर्नाटक राज्य से एक और नदी मैंने आपको बताया था, लेकिन उनका पहाड़ी अलग हुआ करता था, ब्रह्मगिरी, है ना। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है अपने कावेरी नदी, है ना। ये कावेरी नदी को अपन क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा। इससे लिखावट पे जरूर ध्यान दीजिए। दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो कावेरी नदी होता है, लेकिन सीधे इधर मैं भारत भी मिटा दूं और की भी मिटा दूं तो बचेगा दक्षिणी गंगा। तो इस दक्षिणी गंगा कहते हैं भैया गोदावरी को, है ना। तो दोनों में जैसा आपसे पूछे वैसा आंसर देना है। गोदावरी पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है जो नासिक से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से, है ना। और ये जो कावेरी नदी है ये आपका साउथ इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ध्यान रखेंगे, पेनिनसुलर नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे साउथ इंडिया बोल रहा हूँ। अगर आपसे पूछे कि भाई पेनिनसुलर इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो महानदी आंसर होता है, ना कि कावेरी। तो यहाँ पे आपने कितना कुछ सीखा। नंदी पहाड़ी कहाँ है सर? कर्नाटक में है। वहाँ से कौन सी? पेन्ना नदी निकलती है। पेन्ना नदी को पेन्नार नदी कहा जाता है। कर्नाटक के साथ आंध्र प्रदेश के साथ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पर्वत भी है जहाँ से कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अगर खाली दक्षिणी गंगा कहे तो गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलते हैं, जहाँ बाबा भोलेनाथ की जो है तीर्थस्थल है, वहाँ से निकलती है और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लार्जेस्ट नदी है। दूसरी सबसे लार्जेस्ट नदी पेनिनसुलर इंडिया की कृष्णा है, जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। और तीसरी सबसे लार्जेस्ट नदी जो पेनिनसुलर इंडिया की है वो महानदी है, जो आपका छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास सिहावा नामक स्थान से निकलती है। और मैंने अभी आपको बताया ये जो कावेरी नदी है ये दक्षिणी भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी भी है, ठीक है भाई। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए एक पूछा जाता है इदुक्की परियोजना किस नदी पे है। एक आपसे पूछा जाता है इदुक्की परियोजना किस नदी पे है। तो जो इदुक्की परियोजना है ये पेरियार नदी पे कहाँ पे है? केरला के अंदर, है ना। पेरियार नदी के पर कहाँ पे है? केरला के अंदर है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। चलते हैं हम आगे। इनके अलावा और भी नदी की बात करें, मैं बात तो करूँगा ही, मैं जितना जानता हूँ आपको ज़रूर बताऊँगा, भले लास्ट बच्चा पढ़ेगा, ठीक है।
है ना। फ्री में जो है पढ़ाने की वैल्यू नहीं करते हैं लोग, ये तो दुनिया जानते हैं कि भाई फ्री में क्या ही पढ़ा देगा, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ, है ना। आप लोगों के सामने जल्दी बात आएगा। अभी मेरा ऐसा हाल है कि भाई एक गाने के लफ्ज़ में बयां करूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा कूल हो जाता हूँ तभी गीत गा पाऊँगा, क्योंकि गीत गाने के लिए माइंड कूल होना चाहिए, है ना। एक गीत है ऐसा, दिल की जो मानूं तो जग रूठ जाए, दिल की जो मानूं तो जग रूठ जाए, जग की जो मानूं तो जान चली जाए, ना दिल माने ना दुनिया हो, ना दिल माने ना दुनिया हो। इस गीत में बहुत कुछ है, आपने समझ गया होगा, है ना। समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है। तो ये हाल है मेरी, है ना। मैं तो तुम लोगों के लिए बहुत खुश हो जाता रहे, यहाँ तक मन में बना लिया था कि कल हो के मैं नौकरी छोड़ दूंगा, हम तो रोड पे आ जाएंगे भाई, है ना। हम तो रोड पे आ जाएंगे, नहीं छोड़ूंगा भाई, नहीं छोड़ूंगा। नवन्ना उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में नवन्ना उत्सव मनाया जाता है। अगर आप पश्चिम बंगाल में और भी त्यौहार वगैरह, इस गीत और इस कोटेशन का व्यूज वगैरह से कोई मतलब नहीं है ना। मैं जो है नाम और प्रसिद्धि के लिए शायद आपको नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ मदद करने की भावना से पढ़ाता हूँ। ये बात आप भी समझते होंगे, और बानी के जो गहराई होता है उससे भी समझ में आ जाता है कि कौन कितना जो है कहाँ तक है, ठीक है। ये नवन्ना उत्सव जो है ना सर, ये पश्चिम बंगाल में आपका जो है मनाया जाता है। देखिए गंगा सागर मेला, ये भी आपके पश्चिम बंगाल में होती है, गंगा सागर मेला। इनके अलावा पश्चिम बंगाल में और भी आएंगे आप, तो एक वो टूसू पर्व होता है, ये काफ़ी पूछा जाता है, पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन टूसू पर्व अगर WB यानी पश्चिम बंगाल भी ऑप्शन में है और झारखंड भी ऑप्शन में है, तो दोनों में से किसे टिक लगाना है सर? तो फर्स्ट प्रायोरिटी है झारखंड का, सेकेंड प्रायोरिटी है पश्चिम बंगाल का। इसका मतलब अगर दोनों है तो पहले हमें झारखंड को टिक करना पड़ेगा टूसू पर्व के लिए, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अगर आप पश्चिम बंगाल में आएंगे, पोइला बैसाख मैंने बताया था, ये शब्द का कोई मुझे मीनिंग नहीं बताया कि पोइला का मतलब क्या होता है। बंगाल के तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं भाई वीडियो, है ना। तो पोइला बैसाख का मतलब मुझे लगता है कि पहला होता होगा। इसके अलावा पौष मेला भी आपका जो है पश्चिम बंगाल में लगता है, पश्चिम बंगाल में, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और DP तो होता ही है पश्चिम बंगाल के अंदर, है ना। दुर्गा पूजा ये काफ़ी पॉपुलर है पश्चिम बंगाल के अंदर, तो इन्हें ध्यान रख लेंगे। एगो केंदुली उत्सव एक बार पूछा गया था आपके CPO के एग्जाम में, है ना। केंदुली उत्सव ये भी आपका जो है पश्चिम बंगाल के अंदर ही मनाया जाता है, तो इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। पश्चिम बंगाल के अंदर चेचक वाला डांस बताया था, ब्रीटा डांस, है ना, ब्रीटा डांस बताया था। पश्चिम बंगाल में ये चेचक से संबंधित डांस है, चेचक नहीं होगा इसलिए किया जाता है महिलाओं के द्वारा, तो ये भी एक ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, नवन्ना बता दिए। ये भैया आपका जो है E-बुक का लुक है, तो भाई कोई ना समझे कि हार्ड कॉपी का है, मैं इतने अमीर आदमी नहीं हूँ कि मैं किताब पब्लिसाइज करवा पाऊँ, तो PDF फॉर्म में भी अभी सेवा कर सकता हूँ, बाद में जो होगा वो तो भविष्य ही बताता है। चलिए, जिस दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यावसायिक बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देता है उसे क्या कहा जाता है? देखिए शॉर्ट टर्म लोन देते हैं ना उसे रेपो रेट कहते हैं, और जो लॉन्ग टर्म लोन देते हैं ना RBI कमर्शियल बैंक को, उसे हम क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। दोनों लगभग समान ही चीज़ है, लेकिन अल्प अवधि और दीर्घ अवधि के कारण ही ये जो है दो अलग अलग चीज़ है कि बैंक दर अलग, रेपो रेट अलग, नहीं तो एक से काम नहीं चल जाती। तो अगर तुरंत चाहिए ना, तुरंत वाला मतलब कम समय के लिए, तो रेपो रेट जो है इस पे आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंकों को अल्पावधि के लिए लोन देती है। बैंक दर जो है इससे भी लोन ही देती है, कमर्शियल बैंक को ही देती है, किसी आदमी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीधे सीधे कॉन्टेक्ट करके लोन नहीं देती है। तो ये जो बैंक दर है ये दीर्घ अवधि के लिए दिया जाता है। इससे मैंने एक सभी चीज़ बता दिया है कि ये रेपो रेट हो गया, एक रिवर्स रेपो रेट होता है, एक CRR कैश रिजर्व रेशियो होता है, एक SLR होता है। ये सभी के सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मौद्रिक नीति का जो है हथकंडा है, उपाय है, ठीक है भाई। ये सभी के सभी बनाने और कम घटाने बढ़ाने के लिए जिम्मेवार कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है अपने परिस्थिति के अनुसार, ठीक है भैया। चलते हैं आगे। ये जो रेपो रेट है, जैसे कि पता है कि कमर्शियल बैंक लोन ले रहा है तो ब्याज
कौन अदा करेगा इस पे? तो ब्याज अदा करता है कमर्शियल बैंक। और जो रिवर्स रेपो रेट होता है इस पे ब्याज अदा कौन करता है? आरबीआई। क्योंकि ये रिवर्स का मतलब इसका उल्टा समझ लीजिएगा कि आरबीआई भी विषम परिस्थिति में कमर्शियल बैंक से अल्प अवधि के लिए रकम लोन लेते हैं तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो उस स्थिति में रिवर्स रेपो रेट के अनुसार जो है आरबीआई ब्याज चुकाते हैं, कमर्शियल बैंक को देते हैं। ठीक है, हम चलते हैं आगे। इनके अलावा जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इनके बारे में सभी चीज़ तो आप जानते ही हैं। 1935 में स्थापना हुआ था जी, 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। इनके अलावा जो आपका इनमें समिति काम किया था, ये कौन है? हिल्टन यंग आयोग काम किया था। इनके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कौन कौन सी चीज़ होती है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, अभी जो मौद्रिक नीति बनाया, नोट छापना, प्रतिभूतियों की लेन देन, है ना, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, एमएफआई कंपनियों को रेगुलेट करना, जो एनबीएफसी होता है, एनएफबीसी नॉन बैंकिंग नहीं होता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी, है ना, ये एमएफआई कंपनी का ही एक पार्ट है। तो ये सब को रेगुलेट करने का काम भी जो है आरबीआई के अंदर ही है ना। चलते हैं आगे। इनके अलावा करतनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, करतनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य, इन्हें ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर और आप आएंगे तो पीलीभीत आपसे पूछा जाता है, पीलीभीत रिजर्व, ये आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो नेशनल पार्क है ये है दुधवा नेशनल पार्क, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य ये आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है, इन्हें भी ध्यान रख लें तो ज़्यादा बेटर है। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, इस फॉर्म में क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक क्या नाम है इनका, नहीं बोलते हैं बात का बतंगर, बखीरा है ना, बखीरा भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। नहीं बोलते हैं क्या बात का बखेरा मत बनाओ, है ना, बखीरा, ये आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है, इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर जो मोन्यूमेंट्स में आ जाएगा आपका क्या हो जाता है भाई, धमेक स्तूप काफ़ी पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश से, उन्हें ध्यान रख लीजिएगा। इनके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर, है ना, भीतर गांव का मंदिर कानपुर। इनके अलावा न्यायपालिका के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इत्यादि में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है? तो जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं सर, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। बाद बाकी जो अन्य है ना, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है ना। जैसे यहाँ पे न्यायपालिका का अध्यक्ष है, तो न्यायपालिका का अध्यक्ष है, इनडायरेक्ट रूप से मैं कहना चाह रहा हूँ सीजीआई के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, ये न्यायपालिका के अध्यक्ष हो जाएगा। क्योंकि न्यायपालिका में सबसे लास्ट क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय सबसे टॉप, सबसे लास्ट, सबसे बड़े कह सकते हैं, और उनके जो सबसे हेड हैं तो एक तरीके से अध्यक्ष हैं, है ना। तो ये आपका जो है सीजीआई की नियुक्ति तो करते ही हैं। सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजेस की भी नियुक्ति करते हैं कौन? प्रेसिडेंट। और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी भी नियुक्ति करते हैं। साथ ही साथ हाई कोर्ट के जज की तबादला भी होती है, ट्रांसफ़र, तो ये भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं आप सभी को पता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव होता है, ना कि नियुक्ति होता है। तो इनके लिए चुनाव करवाया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है भाई। इसके अलावा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, है ना, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, 148 आर्टिकल के अनुसार प्रेसिडेंट साहब के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। इनके अलावा 149 में इनके पावर संबंधित उपबंध किए गए हैं। महान्यायवादी, राज्यपाल इत्यादि को भी प्रेसिडेंट ही नियुक्त करते हैं, यूपीएससी के सदस्य इत्यादि को भी। टैगोर पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? टैगोर पहाड़िया कहाँ पे है? झारखंड में है। झारखंड में एकता चौक, एक्का चौक या एकता चौक है ना, तो वहाँ से थोड़ी ही दूर पे ये है आपका रांची के पास टैगोर पहाड़िया, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो आपका है टैगोर पहाड़िया हो गया झारखंड में, और क्या है भाई, पारसनाथ की चोटी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। पारसनाथ की चोटी, है ना, पारसनाथ चोटी कहाँ पे है? तो ये भी झारखंड के अंदर है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। एक तीर्थ स्थल बताया था समेध शिखर, ये भी है। बाबा बैद्यनाथ धाम का नाम सुने होंगे, तो ये भी झारखंड के अंदर ही है ना, बाबा बैद्यनाथ धाम, ये देवघर में। इनके अलावा इसी प्रकार से आपका पहाड़ी का नाम पूछा जाता है सर, कार्बी ओंगलोंग पहाड़ी, है ना, कार्बी ओंगलोंग पहाड़ी आपसे पूछा जाता है। ये आपका असम के अंदर है। कहाँ पे है? असम के अंदर है, ठीक है। एक बच्चे को पीडीएफ दे देता हूँ, एक सेकेंड। है हाँ, क्या बताया था? कार्बी ओंगलोंग पहाड़ी बताया था, असम के अंदर। इसी प्रकार से अगर मीजो पहाड़ी की बात करें तो ये सीधे सीधे है मिजोरम के अंदर, है ना। मीजो पहाड़ी कहाँ पे है सर? मिजोरम के अंदर है। तो इसे सीधे सीधे आप ध्यान रखेंगे,
नाम वैसा ही है। इनके अलावा इसी मीजो पहाड़ी को ना अपन दूसरे नाम में क्या कह देते हैं, लूसाई पहाड़ी। क्या कहते हैं भाई, लूसाई, लूसाई पहाड़ी। लूसाई पहाड़ी मीजो पहाड़ी को ही कहते हैं, तो इसे ध्यान रख लेंगे। बाद बाकी खासी, खासी, गारो, गारो जाति का भी नाम है और पहाड़ी का भी नाम है। जयंतिया, ये तीनों के तीनों कहाँ पे है, मेघालय के अंदर है। कहाँ पे है, मेघालय के अंदर है, तो इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। तो ये कुछ पहाड़ी हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक पहाड़ी का नाम मिसमी जनजाति के नाम पे मिसमी पहाड़ी है। मिसमी पहाड़ी ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, इन्हें ध्यान रख लीजिएगा, काम आवेगी। चलते हैं आगे। अगला है हमारा कि भारत के पहले पंचवर्षीय योजना में किस निश्चित रूप में शामिल किया गया था। भारत के 7 पंचवर्षीय, ना 7 नहीं, यहाँ पे 7 लिखना चाह रहा हूँ, 7 है ना, कि भाई भारत के पहले 7 पंचवर्षीय योजना में किसे निश्चित रूप से शामिल किया गया था उद्देश्य के रूप में। तो आत्मनिर्भरता शब्द आप पर जो है ना 7 पंचवर्षीय योजना में पाएंगे। जो प्रथम के 7 पंचवर्षीय योजना है देख लीजिएगा, आज कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। पंचवर्षीय योजना की अवधि हमने पूरा बता दिया है, 1951 से 2017 तक। हालांकि 2015 में ही टर्मिनेट हो गया, लेकिन फिर भी 12-17 याद रखना है, लास्ट वाले का 12वीं का, है ना। तो 12 पंचवर्षीय योजना के बीच में क्या क्या गुल खिले, है ना, कब कब ब्रेकअप हुआ, है ना। तो ये सब चीज़ बता दिया हूँ कि भाई जो योजना अवकाश है 76 से 69 है। रोलिंग अवधारणा 78 से 83 के लिए आया था, लेकिन रोलिंग अवधारणा 80 में खत्म करके छठी पंचवर्षीय योजना बनी। फिर 91-92 के लिए 2 साल के लिए फिर ब्रेक हुआ, बाद में कि 5-5 साल जोड़िए और काम चलाइए। लेकिन 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1974 से 78 यानी 4 ही साल आपको जोड़ना है, 4 नए साल जोड़ने हैं, ठीक है भाई। तो ये पंचवर्षीय योजना है। चलते हैं हम आगे। वीडियो सहायक रेफरी प्रणाली का उपयोग किस खेल में किया जाता है। ये फुटबॉल में किया जाता है। फुटबॉल को अच्छे से समझेंगे, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फुटबॉल में सबसे पहले पूछा जाता है सर आपका कि सबसे पहले थोड़ी पीछे से चलता हूँ। देखिए फीफा की स्थापना आपसे पूछा जाता है, 1904 में होता है। कहाँ पे होता है फीफा की स्थापना और हेड क्वार्टर कहाँ है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। पेरिस में स्थापना होती है, हेड क्वार्टर इसका ज्यूरिख के अंदर है। ज्यूरिख समझते हैं ना, स्विट्जरलैंड के अंदर है ना। बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है तो लोग घूमने जाते हैं, ठीक है। इनके अलावा ये फीफा का हो गया। फीफा का जो पहला वर्ल्ड कप हुआ सर 1930 ईस्वी में हुआ, और इनके जो विजेता रहे थे उरुग्वे रहे थे, उरुग्वे। तो इन्हें भी ध्यान रख लेंगे, ये दोनों तीनों चारों बात जो है आपके काम आएंगे। छोटू सी क्वेश्चन है लेकिन काम की है। इनके अलावा आ जाते हैं फीफा के लेटेस्ट वर्जन देख लेते हैं। तो 2022 वाले की बात करें तो ये आपका कतर के अंदर हुआ था और विजेता रहा था अर्जेंटीना, उपविजेता रहा था फ्रांस, ठीक है। फीफा की लेटेस्ट से लेटेस्ट यानी मल्टी लेटेस्ट कहिए, लेटेस्ट स्क्वायर कहिए, 2026 में होगी। ये आपका अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के अंदर होगा। तो ये 3 देश सम्मिलित रूप से फीफा कराएंगे। तो ये कुछ फीफा के बारे में बात था। बाद में कि इनके डायामीटर से जो क्वेश्चन आता है कि भाई फीफा में गोल पोस्ट की गहराई या ऊंचाई कितनी होती है, तो आप बताएंगे 2.44 मीटर होती है, जिसे अपन फुट में कन्वर्ट करें तो 8 आंसर आएगा। इसकी जो 2 गोल पोस्टों के बीच की जो दूरी होती है इसकी जस्ट तिगुना होती है, यानी 24 फुट होंगे। और 24 फुट होने का मतलब है इनकी भी तिगुना हो जाएगी, तो मीटर में 7.32 मीटर होता है। यह है फीफा की पैमाना। लेंथ की बात करेंगे, लंबाई की बात करेंगे तो इसके एक स्टैंडर्ड तो नहीं, लेकिन एक दायरा है कि 90 से 120 मीटर के बीच होनी चाहिए मैदान की लंबाई। और चौड़ाई की बात करेंगे तो ये होता है सर 45 से 90 मीटर के बीच में होना चाहिए। इंडिया कितनी बार फीफा जीता है, एक बार भी नहीं जीता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी का नाम अभी बताया था हमने, रोनाल्डो, है ना, रोनाल्डो, है ना। अपना जो ये है सुनील छेत्री जो संन्यास ले लिए हैं, वो दुनिया में 4थे सबसे अधिक गोल किए हैं, 94। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं हम आगे। इसके अलावा अगर बात करें फुटबॉल मैच में कार्ड कौन कौन से इस्तेमाल किया जाता है, तो एक तो आपका येलो कार्ड इस्तेमाल किया जाता है, एक आपका रेड कार्ड इस्तेमाल किया जाता है, और एक आपका ब्लू कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। ये किस किस कंडीशन में किया जाता है सर, तो येलो कार्ड चेतावनी के लिए किया जाता है। ब्लू कार्ड जो है टेम्परोरी, है ना, टेम्परोरी निलंबन, है ना, टेम्परोरी बर्खास्तगी या फिर सस्पेंशन कह सकते हैं, निलंबन कह सकते हैं। टेम्परोरी निलंबन के लिए यूज किया जाता है ब्लू कार्ड।
येलो कार्ड सिर्फ चेतावनी के लिए। और अगर किसी भी खिलाड़ी को येलो स्क्वायर मिल गया है, मतलब 2 बार आपका येलो कार्ड मिल गया है, तो एक रेड कार्ड काउंट होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और रेड कार्ड जो है ना, शेष खेल से पूर्णतः निलंबन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दिखाया जाता है। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए फुटबॉल की मैच 30 मिनट और बचा हुआ है और आपको रेड कार्ड दिखा दिया गया, तो आप 30 मिनट तक नहीं खेल सकेंगे। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अगले मैच में नहीं खेल पाएंगे, आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। नहीं, उस पार्टिकुलर मैच के लिए आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, समझ रहे हैं। और येलो कार्ड अगर दिखा दिया गया तो चेतावनी है, सुधर जाओ, पढ़ लो, है ना। और जो आपका ब्लू कार्ड है ये निलंबन करेगा और डिपेंड करेगा, 2 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए और 5 मिनट तक भी हो सकता है ना। ये आपको कौन निकालेगा? जो कार्ड दिखाएगा उनके तर्ज पे आप निकल जाएंगे, ब्लू कार्ड अगर आपको दिखाया गया है तो। चलते हैं आगे। अच्छा, फीफा में जो आपका रेफरी महाराज होते हैं उनके पास क्या क्या होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। तो आप कहेंगे एक सीटी होता है, विसिल, है ना, एक सीटी होता है, एक घड़ी भी होता है, घड़ी, कार्ड तो होते ही है जैसा कि अभी आपने देखा। तो ये सब जो सामान है ये आपके रेफरी के पास होते हैं। 7 सहेलियाँ का मंदिर कहाँ पे है? ये राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर झालावाड़ में है, झालावाड़ में है। ये मंदिर जो है ये आपका खजुराहो और कोणार्क दोनों मंदिर के मिक्सअप जैसा है ना। जैसे आपका कोणार्क है ना, कोणार्क ये कहाँ पे है? कोणार्क आपका सूर्य मंदिर उड़ीसा के अंदर है। और खजुराहो कहाँ पे है? खजुराहो एमपी के अंदर है, चंदेल शासकों वाला, है ना। तो ये दोनों का मिक्सअप आपके झालावाड़ राजस्थान में है, जिसे 7 सहेलियाँ का मंदिर कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, इसे ध्यान रख लेंगे, 7 सहेलियाँ का मंदिर। इसे पद्मनाभ मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मनाभ मंदिर। देखिए पद्मनाभन स्वामी का मंदिर साउथ में भी है, लेकिन इसे भी राजस्थान में पद्मनाभ मंदिर कह देते हैं, क्योंकि ये भी भगवान विष्णु से संबंधित है ना। तो इन्हें ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखना है थोड़ा बहुत भाई, ध्यान रखना है, काम आएगी, है ना। इनके अलावा 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे मुख्य अतिथि कौन थे? चीफ गेस्ट, तो ये थे अब्दुल फतह अल सीसी। कौन थे? अब्दुल फतह अल सीसी। और 75वें पे कौन थे? अभी आए थे इमैनुअल मैक्रोन। एम लिख देता हूँ मैं, हालांकि उनका नाम ई से स्टार्ट होता होगा, इमैनुअल, है ना। ए से लिख दिया हूँ, हम यहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। इनके अलावा पहला पे कौन आया था भाई? आपका सुकर्णो, डॉक्टर सुकर्णो आया था, डॉक्टर सुकर्णो आए थे पहले वाले पे, यानी 1950 के अंदर आए थे। और बिस्मिल्लाह खां साहब को रिलेट करके गणतंत्र दिवस से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई शहनाई वादन के लिए किसे आमंत्रित किया गया था? तो बिस्मिल्लाह खां साहब को आमंत्रित किया गया था। भारतीय खेल, अच्छा एक चीज़ यहीं बता देता हूँ, ये भी पूछा जाता है छोटा सा चीज़ लेकिन काम बड़े करते हैं। देखिए संविधान अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ये दो एक अलग बातें हैं। इसके अलावा जो संविधान सभा की बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग रहते हैं उन बैठक में, तो उन्हें टेम्पोररी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को फिर से बैठक होती है और इसमें परमानेंट अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के रूप में चुने जाते हैं। 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव की पेशगी की जाती है, और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है कौन पेश किए थे? JL नेहरू ने किए थे। तो ये छोटी सी बात है लेकिन काम की बात है, आपको रिलेट करने में, याद रखवा पाने में मदद करेगी। ठीक है। इसके अलावा भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब होती है? 1984 में होते हैं। इनमें पदेन सभापति वर्तमान में PM को ही माना जाता है, भारतीय खेल प्राधिकरण, है ना। इसके अलावा इस प्रकार से अपना BCCI है, BCCI की स्थापना 1928 में होती है ना। इनके अध्यक्ष अलग होते हैं जो अभी रोजर विनी है। इन्हीं प्रकार से IOC है, इंडियन ओलंपिक कमेटी है, इनकी स्थापना आपका 1927 में होती है और दोराबजी टाटा साहब के द्वारा किया गया था, और इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष PT उषा है, और PT उषा प्रथम महिला अध्यक्ष भी है इन संस्था के अंदर, इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। बाद बाकी शुंग वंश के बाद कौन से वंश ने शासन किया? देखिए शुंग वंश के बाद मगध पे कन्नवा वंश ने शासन किया। एक्चुअली कन्नवा इस प्रकार से लिखा जाता है, कन्नवा। ये PDF उन बच्चे को दिया जाएगा जो हमारे ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी न किसी पेड ग्रुप में है। ठीक है मेरे भाई, है ना। तो ये कन्नवा वंश के जो संस्थापक हैं ये वासुदेव है। ये कौन है भाई? वासुदेव है ना। मैं 5 बच्चे को ही पढ़ाऊंगा लेकिन पूर्णतः उस ट्रॉफी तक ले जाऊंगा जहां तक वो जाना चाहता है। ठीक है। शुंग वंश के बाद ये कन्नव है, वासुदेव, समझ गए, इनके फाउंडर हैं।
इनके अलावा मगध पे अगर वंशों का क्रम देखें तो सबसे पहले आपका कौन सा आता है, हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश आता है। कौन है इनके फाउंडर, बिंबिसार है। कौन है, बिंबिसार है। इनके बेटा का नाम क्या था, अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, प्रथम वाली, फर्स्ट वाली। कहाँ पे हुई थी, राजगीर के अंदर हुई थी। अजातशत्रु को क्या कहते हैं, कुनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, कुनिक कहते हैं। और ओवरऑल हर्यक वंश को क्या कहते हैं, पितृहंता वंश कहते हैं। पितृहंता मतलब पितरों को हत्या करने वाला वंश है ना, ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा हर्यक वंश के बाद जो है मगध के अंदर आपका आया शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश के बाद महापदम नंद वंश ने किया। नंद वंश को, धनानंद को हरा के मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में। तो ये कुछ मगध के वंशों का काल क्रमानुसार है, ध्यान रखिए। मलका जान जिस शासक के काल में प्रसिद्ध कलाकार थी, तो ये वाजिद अली शाह के काल में जो है एक प्रसिद्ध कलाकार थी। इनके दरबारी संगीतज्ञ थी मलका जान, इन्हें ध्यान रखेंगे। बेगम अख्तर का नाम आपने सुना होगा। बेगम अख्तर ये गजलों की रानी कही जाती है, इन्हें ध्यान रखेंगे। किराना घराना से संबंधित थी। इनके अलावा अन्नपूर्णा देवी का नाम आपने सुना होगा। अन्नपूर्णा देवी का संबंध किससे है, सुरबहार से है ना, सुरबहार प्ले करती है, इन्हें ध्यान रखेंगे। गिरिजा देवी का नाम आपने सुना होगा। गिरिजा देवी जो है ये गाती है आपका, क्या गाती है भाई, ठुमरी गाती है। ठुमरी क्या है, पार्ट ऑफ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है ना, ठुमरी गाती है, ठुमरी की रानी कहलाती है। एम सुब्बा लक्ष्मी मैडम का नाम सुने होंगे आप, कर्नाटक संगीत की महारानी कहलाती है। सबसे पहले 1998 में सभी संगीतज्ञों में सबसे पहले भारत रत्न कर्नाटक संगीत की महारानी एम सुब्बा लक्ष्मी मैडम को ही दिया गया था। रुक्मिणी देवी का नाम आपने सुना होगा, भरतनाट्यम से संबंधित है। इनके अलावा और कौन कौन सा देवी है भाई, सितारा देवी का नाम आपने सुना होगा। सितारा देवी कथक नृत्य से संबंधित है। बिंबावती देवी का नाम आपने सुना होगा। बिंबावती, कलावती, अखम लक्ष्मी देवी है ना, अखम लक्ष्मी देवी, अमूवी सिंह, गुरु अमूवी सिंह है एक्चुअली ये। तो ये सभी के सभी आ जाएगा मणिपुरी में, जो ये नीचे हमने लिखे हैं ना, बिंबावती, कलावती, झावेरी बहन, अखम लक्ष्मी, अमूवी, ये सभी आ जाएंगे मणिपुरी के अंदर। चलते हैं आगे। भारत के आर्कटिक क्षेत्र में स्थित प्रथम अनुसंधान केंद्र कौन सा है। आर्कटिक क्षेत्र उत्तरी साइड को कहते हैं, अंटार्कटिक क्षेत्र साउथ को कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आर्कटिक क्षेत्र है यहाँ पे भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री, ठीक है। और जो साउथ में है ना, यहाँ पे है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री भी यहीं पे है, तो ये दोनों आपका साउथ में है और ये आपका हिमाद्री है नॉर्थ में, आर्कटिक जोन में है। तो इसे ध्यान रख लेंगे, है ना। ये सब जो क्रियाकलाप है ये भारत में किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो आप कहते हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर आती है। किसके अंदर आती है सर, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर आती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में वर्तमान मंत्री कौन है साहब, तो ये जितेंद्र सिंह साहब है ना। जितेंद्र सिंह साहब जो है ये पृथ्वी विज्ञान मिनिस्ट्री में वर्तमान में मंत्रालय के मंत्री है, अतिरिक्त प्रभार के साथ, क्योंकि इनके पास जो है विज्ञान एवं IT सेक्टर भी इन्हीं के पास है, ठीक है मेरे भाई, ध्यान रख लेंगे, काम आ जाएगी। इनके अलावा सल्तनत काल में दीवान ए बरीद से क्या ताल्लुकात था। मैं भी उर्दू बोल रहा हूँ यार, कितना अच्छा लगता है दीवान ए बरीद, है ना। तो ये भैया दीवान ए बरीद जो थे ना, ये गुप्तचर विभाग से संबंधित थे। दीवान ए बिजारत इसी प्रकार से एक नाम है, दीवान ए बिजारत का संबंध होता था वित्तीय विभाग से, है ना। वित्तीय विभाग से, पैसा वाला विभाग है ना, लेखा जोखा वाला विभाग, अकाउंट डिपार्टमेंट जो आपका सैलरी अदा करता है। इसके अलावा दीवान ए रियासत मतलब समझते हैं ना, तो रियासत मतलब आज का राज्य समझिए, जैसे आज आप बिहार उत्तर प्रदेश समझते हैं, उस समय छोटी छोटी रियासत हुआ करता था। जैसे नहीं कि आजकल भी ड्योढ़ी होता है गांव घर में, है ना, राजा का ड्योढ़ी हुआ करता था, या फिर जो बहुत जाने पहचाने जमींदार लोग होते थे पुराने, उनके पास भी ड्योढ़ी होते थे। तो रियासत उसी प्रकार से यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया था सल्तनत काल में, दीवाने रियासत। इसका मतलब होता था नियंत्रण विभाग, है ना, किसके खेमे में कौन सा है ना, नियंत्रण विभाग। यहाँ पे जाते थे, खिलजी बोलते थे तो हमारा हिस्सा में होना चाहिए रे, नहीं वो बोलते थे तो तुम्हें ये हमर है ना। तो ये रियासत विभाग जो था ये नियंत्रण वाला था, ठीक है।
एक आया था दीवाने कोही, जो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका कृषि विभाग से संबंधित है और MBT से संबंधित है, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। ये दीवाने कोही है ना। इनके अलावा दीवाने इंसा बताया था मैंने, इंसा मीडिया वाला था, है ना। दीवाने इंसा जो है ये मीडिया वाला था, यानी पत्राचार वाला था, पत्राचार वाला। इनके अलावा और क्या था भाई, रुको एक आध और याद करिए, बता दूं, कुछ काम ही आ जाए, है ना। रुकिए ज़रा 1 सेकेंड समय दीजिए। दीवाने बिजारत, रियासत, इंसा, कोही, याद नहीं आ रहा है। चलिए एगो बंदगान याद आ रहा है, तो ये तो नाम से स्पष्ट है कि ये गुलाम का है ना, बंद मतलब बंद करना, तो ये गुलाम से संबंधित है। बाद बाकी और भी याद आएंगे तो मैं आगे बता दूंगा। इनके अलावा विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पे है, देवास में है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका मंच। WTO का मुख्यालय कहाँ पे रहेगा, जेनेवा के अंदर रहेगा। कहाँ पे रहेगा, जेनेवा के अंदर रहेगा, है ना। जो आपका खाद्य संगठन का मुख्यालय FAO का मुख्यालय कहाँ पे है, रोम में है, रोम में है ना। तो इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा श्रीलंका के, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काफ़ी बार पूछा जाता है, द हेग नीदरलैंड के अंदर है। बाद बाकी जो आपका UNO है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उनके सभी अंग का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, माउंट पिद्रो। पिद्रो तो गुल्ला नाम है इस प्रकार से, लेकिन पिद्रो से भी काम चला लेंगे, माउंट पिद्रो। श्रीलंका में कौन सा नृत्य बताया था हम, जो शास्त्रीय नृत्य फॉर्म के जैसा है, कंडियान। श्रीलंका में हमने कौन सा बंदरगाह बताया था, हम्बन टोटा। श्रीलंका में हम कौन सा प्रायद्वीप बताए थे, जाफना प्रायद्वीप। श्रीलंका में हम कौन सा जो पास बताए थे, एलिफेंटा पास, एलिफेंटा पास। और एलिफेंटा का गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये हो गया। इनके अलावा श्रीलंका में घास के मैदान को क्या कहा जाता था, पटाना। श्रीलंका की नई राजधानी कहाँ पे है, जयवर्धनेपुरा, जयवर्धनेपुरा कोट्टा। पहला कहाँ पे हुआ करता था, कोलंबो। इनके अलावा श्रीलंका किस महासागर में, हिंद महासागर में। कच्छेथेबू द्वीप कहाँ पे है, कच्छेथेबू नैनेथेबू, ये दोनों द्वीप है, कच्छेथेबू नैनेथेबू, इस प्रकार से नाम है। ये कहाँ पे है, श्रीलंका के अंदर है। श्रीलंका में कौन सी भाषा बोल लेते हैं आप, सिंहली। सिंहली के अलावा कौन सी भाषा बोलते हैं, तमिल। ये कहाँ पे बोलते हैं, श्रीलंका में। इनके अलावा श्रीलंका में और भी कुछ जानना है, इसके राष्ट्रीय फ्रूट पूछा जाता है, कटहल, है ना। ये भी ध्यान रख लेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243F का संबंध किससे है, इसका है भाई पंचायतों के सदस्यों के अयोग्यता। ये कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट में मिसप्रिंट हुआ है, इसीलिए यह क्वेश्चन लिखा हूँ, ठीक है भाई, ध्यान रहे। कहीं पे कोई भी एक क्लास में मिसप्रिंट हुआ है, कल या परसों एक बच्चे ने कह रहा था कि सर इसके मिसप्रिंट हुए हैं, ठीक है, तो ये सुधार लीजिएगा या फिर नवीन आज यहाँ याद कर लीजिए, है ना। 243F का संबंध है पंचायतों के सदस्यों के अयोग्यता से। आपको पता होगा 243(19), इसके अलावा 51 के A, ये सिर्फ आर्टिकल नहीं है, ये ग्रुप्स ऑफ आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो जो 243 में काफ़ी कुछ है, लेकिन 243 में जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आते हैं, ये कौन कौन से हैं, ज़रा मैं चर्च करूं तो जैसे आपका वित्त आयोग का गठन केंद्र में आप 280 के थ्रू करते हैं सर, उसी प्रकार से वित्त आयोग का गठन अगर हम राज्य में बात करेंगे तो 243I से करते हैं। तो इसे ध्यान रख लेंगे, ये राज्यपाल करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि केंद्र में होता तो प्रेसिडेंट करते हैं, राज्य में उसी प्रकार का गवर्नर होते हैं। इसी प्रकार से पंचायत के लिए जो आपका निर्वाचन होता है वो 243K में होता है, ठीक है। और वहाँ पे चुनाव आयोग केंद्र में कौन सा आर्टिकल के कौन से आर्टिकल के बीच में है, चुनाव आयोग से संबंधित 324 से 329 के बीच में चुनाव आयोग का प्रावधान करा गया है। बातों को समझिए, ठीक है मेरे भाई। पंचायत की संरचना 243 के C में है और चुनाव जो है K में करवाया जाता है। आप इसे हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, C का मतलब अ ब स हो जाएगा, ठीक है, कभी कभी हिंदी में अगर आप देखते हैं तो। चलते हैं आगे। सृजन नामक संस्था की स्थापना गुरु केलुचरण महापात्रा ने कब किया था, 1993 में भुवनेश्वर के अंदर किए थे, है ना। जो आपका कथक सेंटर है ना, कथक सेंटर जो है, जो कथक नृत्य से संबंधित है और संगीत नाटक अकादमी का एफिलेटेड संस्था है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। इनकी स्थापना 1964 में करी गई थी। इनके अलावा बहुत सारे किताब हमने बता दिया है कि कौन कौन क्या किया है। गुरु विपिन सिंह नर्तनालय की स्थापना किए थे पूर्वोत्तर भारत के अंदर। इनके अलावा
अलावा जो आपका इम्फाल में किए थे, इम्फाल में ही किए थे। इनके अलावा जो आपका है नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र कनक रेले मोहिनीअट्टम के प्रमुख कलाकार जो बम्बई में किए थे। यामिनी कृष्णमूर्ति, एक सेकंड, हाँ यामिनी स्कूल ऑफ डांस, यामिनी कृष्णमूर्ति दिल्ली में किए थे। ये सब ध्यान रख लेंगे। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अब तक? तो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह उत्तर प्रदेश के अंदर है, इसे ध्यान रखिए। अगर राष्ट्रीय हवाई अड्डा का बात कहेगा तो सबसे ज़्यादा गुजरात के अंदर है। उसी प्रकार से सबसे अधिक बंदरगाह महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र का अंदर है। माझा महाराष्ट्र माझा, है ना, तो ये आपका महाराष्ट्र के अंदर है। इंडिया में जो है लगभग कितने आपका जो है बंदरगाह है, छोटे छोटे, तो 200 से अधिक है, इन्हें ध्यान रख लेंगे। बाद बाकी पूर्वी तट और पश्चिमी तट के बंदरगाह के बारे में हमने A to Z जानकारी आपको कई बार दे चुका है अपने पेड वाले क्लास में। इनके अलावा पश्चिमी तट पर स्थित भारत के सबसे बड़े कृत्रिम बंदरगाह कौन से हैं? JNPT आपका जो है मुंबई में स्थित है ना। JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इनके फुल फॉर्म होते हैं। ये कंटेनर पार्ट है और ये कृत्रिम कंटेनर पार्ट है और सबसे बड़े पार्ट है अगर पश्चिमी तट की बात करें तो। लेकिन अगर सबसे पहला कृत्रिम कहेगा तो चेन्नई बंदरगाह होगा, क्योंकि चेन्नई बंदरगाह पूर्वी तटीय बंदरगाह है, इसीलिए यहाँ पे पश्चिम तट लगा है, इसीलिए JNPT आंसर हो रहा है। इनके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में लाभार्थी की एज फैक्टर क्या है? तो 18 से 70 वर्ष है। लाभ की रकम कितनी है? 2 लाख रुपया है। 2 लाख रुपया, ये 2000 हुआ, 20,000, 2 लाख, इतना जीरो पहली बार, है ना। तो ये जो है आपका 2 लाख रुपया भाई, है ना। इनके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना PMJJY, इसकी जो है एज फैक्टर इसमें से 20 वर्ष घटा दीजिएगा, 18 से 50 वर्ष है। और अटल पेंशन योजना में 10 वर्ष और घटा देना है। अटल पेंशन योजना APY में, तो APY में जो है आपका 18 से 40 वर्ष है एज फैक्टर। तो ये तीनों को याद रखना है, ये काफ़ी पूछे जाते हैं। किस महापुरुष के जन्मदिन पे राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का लौह पुरुष कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। बिस्मार्क जर्मन थे, जैसे हिटलर को आप समझते हैं, बिस्मार्क को भी समझिए, जैसे आप नेपोलियन को समझते हैं, नेपोलियन फ्रांसीसी थे, ठीक है भाई। तो ये हो गया भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन अपन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसी एकता दिवस से आपका जो केवड़िया था गुजरात के अंदर, उसका नाम बदलकर एकता नगर कर दिया गया है। और आपको पता है कि गुजरात के केवड़िया या एकता नगर में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है, जो दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है वर्तमान में 182 मीटर हाइट की, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो नर्मदा के किनारे स्थित है। और इनके मूर्तिकार राम सुतार साहब हैं, ठीक है, राम सुतार साहब। तो ये ध्यान रख लेंगे। कला के क्षेत्र में चक्रधर पुरस्कार कौन सा राज्य देता है? देखिए कला के क्षेत्र में, एक सेकंड, हाँ क्या था, कहाँ थे भाई? कला के क्षेत्र में चक्रधर पुरस्कार कौन राज्य दे है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ देता है। कौन देता है? छत्तीसगढ़ देता है। मध्य प्रदेश सरकार का कई पुरस्कार बता चुके हम, लता मंगेशकर देता है। उसके अलावा विश्वामित्र पुरस्कार देता है, विश्वामित्र। वशिष्ठ पुरस्कार राजस्थान देता है, विश्वामित्र मध्य प्रदेश देता है। इसके अलावा अकबर के दरबारी तानसेन सम्मान देते हैं, है ना, मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश के कुछ सम्मान हैं, इनको ध्यान रख लेंगे। कलिंगा अवार्ड उड़ीसा देता है, ये भी बता दिए थे, कलिंगा, है ना। असम वैभव नाम से स्पष्ट है कि असम देगा। ये किसको मिलता है ये पूछा जाता है। तो अभी जो लेटेस्ट होल्डर है तपन सैकिया हैं, इससे पहले रतन टाटा साहब थे। इनके अलावा जो आपका नंदी अवार्ड है ये आपका आंध्र प्रदेश देते हैं। केरल ज्योति अवार्ड केरल देते हैं, केरल ज्योति अवार्ड। तो इसमें भी नाम लिखा है तो ये नहीं पूछेगा आपसे, है ना, केरल ज्योति नहीं पूछेगा। इनके अलावा और भी प्राइज की बात करेंगे, गुरु वशिष्ठ राजस्थान बता दिए थे। तमिलनाडु का बता दिए थे कैलामणि, है ना, कैलामणि अवार्ड। कैलामणि अपन तमिलनाडु के अंदर पाएंगे अगर जाएंगे तो, ठीक है। तो ये सब कुछ अवार्ड हैं। इनके अलावा जीएसटी से कौन सी समितियां? विजय केलेकर समितियां। जीएसटी के बारे में सब पता होगा। 122वें नंबर की विधेयक, 101वें नंबर के संशोधन 2017 में लगा, सबसे पहले असम में लगा। स्लैब है 5, 05, 12, 18 और 28, ये 5 स्लैब है इंडिया के अंदर जीएसटी का। जीएसटी परिषद में होता है 33 सदस्य, है ना,
33 सदस्य की रेशियो है 2+31। ये 31 सदस्य में स्टेट और यूटी बंटवारा होता है, और 2 कहाँ से, केंद्र सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं। ठीक है, इसके जो आर्टिकल है 279 ए आर्टिकल है, इस आर्टिकल के अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। भारत के वित्त मंत्री जीएसटी परिषद में अध्यक्षता करते हैं, लेकिन जीएसटी परिषद का गठन प्रेसिडेंट करते हैं। एक एक बात को ध्यान रख लीजिएगा, काम आएगी। कुल्लानालू नृत्य कला किस राज्य से संबंधित है, कुल्लानालू आंध्र प्रदेश में, और नृत्य आएंगे तो कुचिपुड़ी कर लेना। कुचिपुड़ी जो है आपका शास्त्रीय वाला हो जाएगा। कुचिपुड़ी से भामाकल्पम, यानी भामाकल्पम का संबंध भी अगर राज्य बार पूछता है तो आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश में लंबाड़ी भी होगा, आंध्र प्रदेश में गुसाडी भी होगा। लंबाड़ी और गुसाटी के लिए एट अ टाइम या तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन रहेगा या तेलंगाना ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इनके अलावा पंडित भवानी शंकर का संबंध पखावज से है, पखावज प्ले करते हैं पंडित भवानी शंकर के अलावा पखावज में तोताराम को अपन जानते हैं, है ना, तो इन्हें भी ध्यान रखनेंगे, तोताराम को, है ना। एक मेंडोलिन बजाते हैं कृष्णन, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। यू कृष्णन श्रीनिवासन, माफ कीजिएगा, हाँ यू कृष्णन ही है, यू श्रीनिवास है भाई, श्रीनिवास वो मेंडोलिन प्ले करते हैं। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी सुरबहार प्ले करते हैं। ये जो मतलब बहुत कम कैरेक्टर हैं। जुबिन मेहता सिम्फनी प्ले करते हैं, ये सब ध्यान रख लेंगे। वर्तमान समय में किस नाभिकीय संयंत्र की क्षमता इंडिया में सबसे ज़्यादा है, कुडनकुलम परियोजना, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु में कलपक्कम भी है, कुडनकुलम भी है, दोनों है। ये जो है आपका बहुत ज़्यादा क्षमता रखता है उत्पादन के दृष्टिकोण से इंडिया के अंदर, कुडनकुलम। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का थीम क्या था, महिलाओं में इन्वेस्टमेंट, प्रगति में तेजी, इस प्रकार का थीम रखा गया था 2024 का। 23 का बात करेंगे, लैंगिक समानता रखा गया था, लैंगिक समानता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को पर ईयर मनाया जाता है, और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को पर ईयर मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बोल्गा, कौन सी है भाई, बोल्गा। एशिया की सबसे लंबी नदी, आप लोगों से क्वेश्चन रखता हूँ, है ना। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, देखता हूँ यहाँ तक कौन पहुँचा है, मेरी बातों को कौन इतना बर्दाश्त कर पाया है, कौन वीर है। ठीक है, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है नील, और यही नील नदी दुनिया यानी वर्ल्ड में भी सबसे लंबी नदी है। आज एक एक बच्चे को कमेंट करना है जो वास्तव में मुझे दिल से प्यार करते हैं, बाद में कि सिर्फ चलिए, ये अफ्रीका है ना, ये नील नदी है। नील नदी वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी भी है, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी भी है। इसके अलावा यूरोप की सबसे लंबी नदी बोल्गा है। आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, कमेंट जरूर कीजिएगा भाई साहब, है ना, ये कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सा है। देखिए उनका नाम बहुत बड़ा है, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हिंट दे दिया मैंने। भारत सरकार की अंतिम बार विमुद्रीकरण की घोषणा कब किया गया था, 2016 में किया गया था। मैंने बताया है कि जो विमुद्रीकरण है कितनी बार हुआ है इंडिया के अंदर, 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। 1983 की एक दिवसीय इंटरनेशनल पुरुष वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच में किस स्टेडियम में हुआ था लास्ट वाला फाइनल हुआ, तो यह होता है लॉर्ड्स में। लॉर्ड्स कहाँ पे है, अरे क्रिकेट का मक्का कहाँ पे है, लंदन के अंदर है, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इनसे, ये वाले प्रश्न से, कि भाई फाइनल मैच में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन कौन बनाए थे, तो कृष्णमाचारी कृष्णकांत इस प्रकार से नाम थे, ये सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। और इस टूर्नामेंट में यानी ओवरऑल 1983 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में जो सबसे अधिक रन बनाने वाले थे भारत के लिए, ये थे कपिल देव साहब। ठीक है, इन्हें ध्यान रखेंगे। कपिल देव कप्तानी में वेस्ट इंडीज को हरा के हमने 43 रन से वेस्ट इंडीज को हराया था, है ना, और हमने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। दूसरी बार वर्ल्ड कप हमने 2011 में श्रीलंका को पटखनी दिया था, है ना, और अभी 2024 में हमने T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को हराया है, डेविड मिलर का कैच लेते हुए। SKY सूर्य कुमार यादव, दुनिया में कभी भी जब तक जीऊंगा शायद वो कैच तो नहीं भूलने लायक है यार, है ना, क्योंकि एक वर्ल्ड कप उस कैच में छुपा हुआ था। कैसा है ना, कितना भयंकर है। तो दोस्तों ये थे आज का आपका क्या बोलते हैं इनको, इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सीरीज। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, जो क्लास नंबर 26 की PDF है वो मैं खाना पीना खाने के बाद आपको अंग्रेजी वर्जन में दे दूंगा, हिंदी वर्जन में कल दे दिया था। जय हिंद दोस्तों, पढ़िए मन से, है ना, पढ़ेंगे तो आपका ही फायदा होगा, अपने घर परिवार का नाम रोशन करेंगे। माता पिता बहुत दिन से ख्वाब देख रहे हैं, उनका ख्वाब पूरा कर सकेंगे आप, है ना। इससे बड़ा जो गिफ्ट है और कुछ नहीं हो सकता। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और सफल होकर अपने माता पिता का खुशी की आंसू ला पाते हैं आंखों में, तो इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ भी आप नहीं दे सकते हो। सीधे सीधे 5 वर्ष उम्र बढ़ा देते हैं अपने पेरेंट्स का, अगर आप सफल हो जाते हैं तो। ठीक है भाई, अब इतनी मोटी बात कह दी हमने, बाद में कि आप समझदार हैं। जय हिंद। कोई भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं।